Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 6 of data science. चलें, let's start with the class. So class, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि it's been long time that you people are actually learning with the foundation stuff, कि जिसमें हमने आप लोगों को ये समझाया था, बताया था और सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग जो है प्रोग्रामिंग, obviously we started with the Python programming and then now we have moved on with the data science. अच्छा, जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम डेटा क्लीनिंग की बात करते हैं, हम मॉडल ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं और जिसके बिहाफ में हम एक अल्टीमेटली कंक्लूजन जनरेट कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ें हमने अब आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताई थी. अच्छा, लास्ट क्लास में साथ में आप लोगों को ये भी समझाया था कि वी आर एक्चुअली हैविंग सम फ्यू स्टफ. अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं? वो यही चीज़ें हैं कि लेट्स सपोज जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पांडास में कुछ चीज़ें करके दिखाई थी. अच्छा, वो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, इश्यूज थे, जिनको आज हम इंशाल्लाह उन चीज़ों पे भी डिस्कस करके उन चीज़ों को आप लोगों को रिजॉल्व करके देंगे ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली कवर अप हो जाए. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट क्लास देख ली थी. अगर तो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लास्ट क्लास को देखें और उसके बाद इस आज की क्लास को भी मुलाहिजा कीजिएगा ताकि अल्टीमेटली आप लोगों की जो लर्निंग पाथ है उसको कवर अप किया जा सके. तो हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्विकली एक रोड मैप को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि हाउ. अच्छा, ये चीज़ मैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में ताकि हर चीज़ आप लोगों को पता हो कि इन विच पर्टिकुलर संडे व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. सो आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने यकीनी तौर पे देखा था कि किस तरीके से आप लोग पांडास में वर्किंग कर सकते हैं. आप क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग किस तरीके से पांडास में कर सकते हैं. अच्छा, अभी हम लोग समरी फंक्शंस को देखेंगे कि आप किस तरीके से काम किया जा सकता है. अच्छा, फिर और पांडास के हवाले से ग्रुपिंग वगैरह, सॉर्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे. एंड देन वी विल कंटिन्यू ऑन आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्लास. हम नमपाई को एक्सप्लोर करेंगे. अच्छा, नमपाई को एक्सप्लोर करने का क्या मकसद है कि हमें कुछ उसके जो बेसिकली फंक्शंस हैं, नमपाई फंक्शंस है, नमपाई एरेज है, उनको एक्सप्लोर करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है. अच्छा, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि नमपाई से एसोसिएटेड होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द थर्ड क्लास फ्रॉम नाउ ऑन, राइट. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली देयर वुड बी चेंजेस. वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ कि हम आप लोगों को कुछ इस तरीके से करवाएं कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो. Then we'll be discussing in 3 to 4 class related to the visualization. हम फिर इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की बात करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग की बात करेंगे, हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, रिग्रेशन की बात करेंगे, क्लस्टरिंग की बात करेंगे. हर मॉडल को डेटा सेट के साथ कनेक्ट करके ट्रेन करना सिखाएंगे और अल्टीमेटली हमारा जो मतलब लाइक गोल होगा दैट वुड बी सम वॉट कि आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे you people will be able to actually find out and sort out with any particular solution. तो ये this is something जो कि आप लोगों को हमें बताना था, जिसके मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे होंगे. I guess now this is something which is clear to you people, right? कैगल के हवाले से इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, पांडास के हवाले से भी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. आज की क्लास वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर गोइंग टू गो विद कंप्लीट extensive training so that you people can understand everything in a better way. Ultimately goal ये है कि आप लोग इंशाल्लाह उसके थ्रू अब चीज़ों को समझ के बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकें. अच्छा, आज की लाइव क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. लाइव कनेक्टेड रहिएगा. मुफद्दल ने आप लोगों के लिए जो है एक कंप्लीट लेक्चर, बेस्ट लेक्चर तैयार किया है कि जिसके मुताबिक आप लोगों को अब ट्रेनिंग देने के लिए हम जा रहे हैं. So I would like Mufaddal to please come over here and start with that particular thing कि जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपस में डिस्कस कर चुके हैं. अब इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो चीज़ें
प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो मुफद्दल प्लीज। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपने जुपिटर इंस्टॉल की हुई है ना, तो सब उसे सिर्फ पांडास नहीं, अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, अगर आप जुपिटर में काम कर रहे हो और आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करनी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सब मैं बताता हूँ। अच्छा, दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल पांडास, एक ये तरीका है, सही है। ये आप एंटर दबाएंगे और खुद ब खुद यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी चीज़ें। और एक तरीका आपका ये है कि एनाकोंडा की CMD होगी, एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट होगा, ये रहा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये जो है आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ऐप, ये खोलनी है, सही है। और यहाँ पे जाके डायरेक्ट पिप इंस्टॉल कर देना, ताकि ये सारे जुपिटर के एनवायरनमेंट में जाके इंस्टॉल हो जाएंगे। पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल numpy, स्क्रीन को जूम कर दो, कंट्रोल प्लस। और एक है अपना, ये अभी यूज़ तो नहीं कर रहे लेकिन अभी ऐसे ही इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। पिप क्या है? पिप क्या है? अच्छा, पिप आपका पाइथन का कमांड है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करवाने के लिए कोई भी चीज़ को अगर आप ओपन सोर्स चीज़ से इंस्टॉल करवा रहे हैं तो हम पिप का कमांड इस्तेमाल करेंगे, पिप इंस्टॉल, और फिर जो भी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करानी वैसे एक पाइथन का बेस कमांड है पिप इंस्टॉलेशन के लिए। सही है, लाइब्रेरी जैसे इंस्टॉल होगी। अच्छा, अब हम कैगल की बात कर लेते हैं, कैगल से कैसे डाटा सेट को इंपोर्ट करवा रहे हैं। पहले पूछो, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, ये इंस्टॉलेशन में कोई मसला तो नहीं आया किसी को? npm आपकी नोड जेएस के लिए इस्तेमाल होती है। npm हम नोड्स के लिए कोई लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करनी हो तो npm इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर लिनक्स के अंदर है आप तो apt get, लिनक्स अगर किसी ने यूज़ किया हो तो apt gets के लिए इस्तेमाल करते हैं, dns इस्तेमाल करते हैं, और अपना yum वो भी इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही पाइथन के लिए पिप इस्तेमाल करते हैं। जूम करो बेटा, सबके अच्छा, कैगल से कोई भी डाटा सेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने साइन इन कर लिया, यहाँ पे जाके आपने कर लिया साइन इन, वरना आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ना कोई भी डाटा सेट अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ होगा तो। कैगल का इंट्रो करवाए, क्या है, क्या काम करता है, क्यों यूज होता है? जी जी। अच्छा, कैगल है क्या? दरअसल कैगल एक प्लेटफॉर्म है, जैसे गिटहब एक प्लेटफॉर्म है ना आपका कोड होस्ट करने के लिए, कोड को स्टोर करवाने के लिए, ताकि आप कहीं से भी आप कोड को एक्सेस कर सकें अपने। तो कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डाटा सेट्स पोस्ट करते हैं, सही है। अपने डाटा सेट के ऊपर अगर आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म की हुई हो, जैसे हम पांडा से भी करेंगे, आप उसको भी पोस्ट करवा सकते हैं। और मशीन लर्निंग के जो भी काम है आप इसको आराम से कैगल के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी लर्निंग, आपने कोई भी मशीन लर्निंग का कोई भी काम किया, लीनियर रिग्रेशन या अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई भी, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन हुई है, तो ये आप मशीन लर्निंग के अपने काम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और डाटा सेट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं कैगल के ऊपर से। लीनियर रिग्रेशन क्या है, थोड़ा सा बता दो कि एक मॉडल है तो आपके मॉडल ट्रेनिंग। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन मैंने जो भी बोला वो क्या चीज़ है, वो एक मशीन लर्निंग का एक मॉडल है रिग्रेशन का,
सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि हम आगे की क्लासेस में जाके कवर करेंगे पूरा। उसकी भी हम हेल्प कैगल से ही लेंगे। अच्छा, जो डाटा सेट हमें आज, जो डाटा सेट के ऊपर हम काम करेंगे वो ये वाला डाटा सेट है। मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड कैसे करते हैं। पोकेमॉन विद स्टैट्स, ये लिंक आपको शेयर की कर देंगे सर आफ्टर क्लास। सही सर। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है इस डाटा सेट को? यहाँ पे डाउनलोड का बटन शो हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये रहा, हो गए यहाँ पे डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड जब हो जाए ना तो आप इसको अपने जो प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसमें जाके आप रख दीजिएगा कॉपी करके। मैंने कॉपी किया, यूज़र में गए और अपना प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी मेरी जवान पाकिस्तान है और उसमें इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया मेरा। सही है। अच्छा, ये आर्काइव के अंदर है तो उसको आप अनजिप कर दो। अच्छा, ये लोग डाटा कैगल पर अपना अकाउंट बना रहे हैं, इस बारे में बताइए। अच्छा, कैगल के ऊपर अकाउंट बनाने का ये अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप अपने फेसबुक से लॉगिन करवा सकते हो, आप गूगल से लॉगिन करवा सकते हो, और आप कैगल का खुद का अकाउंट भी बना सकते हो। जैसे आपको मर्जी हो, आप सिर्फ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें और एक अपना अकाउंट क्रिएट कर दें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैंने साइन आउट किया, रजिस्टर, कहीं भी रजिस्टर विद गूगल, रजिस्टर विद योर ईमेल, किसी भी चीज़ से रजिस्टर कर लिया आपने, रजिस्टर विद गूगल किया। जीमेल का तो अकाउंट सबका बना हुआ होगा ही होगा, तो रजिस्टर विद गूगल करके आप अपनी ईमेल डालोगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। सही है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? डाटा सेट नहीं होते सिर्फ, अगर आपने, मैंने यहाँ पे वर्किंग की, जैसे मैं अब इस क्लास के बाद इस वीक के अंदर मैं डिटेल्ड पांडा का ट्यूटोरियल बना के कैगल के ऊपर मैं डाल दूंगा, जो कि आप सबके लिए एक्सेसिबल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे गया होम के ऊपर और यहाँ पे सिर्फ डाटा सेट अपलोड नहीं किए, लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किए हुए और वो अपलोड किए हुए अपने पूरी पूरी नोटबुक्स, जुपिटर की पूरी पूरी नोटबुक्स यहाँ पे लोगों ने अपलोड की हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ आपको डाटा सेट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको पूरी पूरी नोटबुक्स भी मिलेगी, फिर इसके ऊपर वर्किंग की हुई होगी लोगों ने। मैं भी वर्किंग करूँगा, पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा पांडास के ऊपर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो कैगल के ऊपर अपलोडेड होगा और आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। फिर सिर्फ मैंने जो डाटा सेट डाउनलोड किया वो मेरे पास हुआ था डाउनलोड्स के अंदर। सही है। यहाँ पे डाउनलोड हुआ था मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं archive1 के नाम से। ये मैंने सिर्फ यहाँ से हटाया, यहाँ से कॉपी किया, और मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर था जो कि है यूजर्स सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स में जाके यूज़र, और फिर जवान पाकिस्तान का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर मैंने पांडास 2 का एक नया फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने अपलोड कर दिया, जहाँ पे मेरी जुपिटर नोटबुक की फाइल है, वर्किंग फाइल, जिस फाइल के अंदर हम काम करेंगे। बस मैंने वो किया है और कुछ नहीं किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फाइल को पेज अनटाइटल की फाइल के नीचे करेंगे। हाँ, जहाँ पे भी करना आपको, अनटाइटल की फाइल के नीचे मैंने इसलिए किया है, अनटाइटल मेरी ये वाली फाइल है ना, रूट फोल्डर में होगा। तो मैं जो रीड करूँगा डाटा सेट को, रीड CSV वाले तरीके से, तो मुझे कोई और फोल्डर का नाम देना नहीं होगा, सिर्फ मैं फाइल का नाम लिखूंगा और रीड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको रूट फोल्डर में किया है, जहाँ पे मेरी पांडास की फाइल पड़ी है वहाँ पे ही। अपना डाटा सेट क्यों बनाना होगा? अभी आपका काम, हम जो काम कर रहे हैं डाटा क्रिएशन के ऊपर नहीं कर रहे, हम डाटा मैनिपुलेशन
और डाटा क्लीनिंग के ऊपर कर रहे हैं। आपका डाटा साइंस का काम ही होता है, आपको क्रिएट नहीं करना होता डाटा, आपको रीड करना होता है, आपको क्लीन करना होता है, और आपको यूजर फ्रेंडली डाटा बनाना होता है। सर इट मस्ट बी सेम फोल्डर जो जहाँ पे दो फाइल। जरूरी नहीं है आपका सेम फोल्डर, आपका कोई और फोल्डर भी उस पर है, लेकिन उसके लिए फिर नेविगेट करवाना पड़ेगा वहां तक जहाँ पे आपकी पांडास की पोकेमॉन या जो भी आप डाटा सेट इस्तेमाल करें वो फाइल है, वहां तक आपको नेविगेट करवाना पड़ेगा फिर रीड के लिए। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, पांडास इंस्टॉल करने में और इंपोर्ट करने में ये डिफरेंस है कि पांडास आपने इंस्टॉल अपने एनवायरनमेंट में करेंगे, सही है। जब तक आप एनवायरनमेंट में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप यूज नहीं कर सकते। जब इंस्टॉल हो गई आपके पास अपने एनवायरनमेंट के अंदर पांडास, तो आप सिर्फ इंपोर्ट करवाते हैं अपने एनवायरनमेंट से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ये फर्क है। इंपोर्ट हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम यूज कर सकें उसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, कहाँ से, अपने एनवायरनमेंट में से। और हम इंस्टॉल आउटसोर्स बाहर से नेट से वेब से हम इंस्टॉल करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। इंस्टॉल इसलिए करते हैं चीज़ों को। हाँ, एक्सेल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, CSV फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल फाइल के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल फाइल का तरीका क्या होगा रीड करने का। अच्छा चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपोर्ट का तरीका ये है कि इंपोर्ट, अच्छा सर, इंपोर्ट पांडास, पांडास का नाम SPD। अब इसका मतलब ये है कि पांडास को इंपोर्ट करो और उसको मैंने एलियास दे दिया है PD का। मतलब अब मैं पांडास से कोई भी काम करवाना होगा ना, मैं PD करके करवाऊंगा। अगर मैं ये चीज़ नहीं देता, अगर फर्ज करो मैं ये चीज़ नहीं लिखता, मैंने इंपोर्ट पांडास करवाया सिर्फ, सही है। मैंने सिर्फ पांडास को इंपोर्ट करवाया और अब मुझे डाटा सेट को रीड करवाना, तो मैं ऐसे करूँगा पांडास डॉट रीड। अच्छा देखें, रीड CSV है, रीड एक्सेल है, रीड फैदर है, आप इतनी सारी चीज़ों को रीड करवा सकते हैं पांडास के जरिए, सही है। किसी का सवाल था ना, आप सिर्फ CSV करवा सकते हैं, नहीं, आप ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास है CSV, तो रीड CSV, और उसके अंदर मैंने दे दिया अपना नाम डाटा सेट का। ये वाला डाटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं CSV के साथ, सही है। ओह सॉरी, मैंने नोटबुक ही दूसरी खोली हुई थी सब। इंपोर्ट पांडास, सही है, और डाटा इक्वल्स टू रीड CSV सॉरी, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ पांडास, अब बार बार पूरा लिखना पड़ेगा ना लिखना पड़े ये चीज़, इसको शॉर्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि SPD। इसका काम ये होगा कि ये पांडास की जो पूरी लाइब्रेरी होगी वो इसको PD के अंदर स्टोर कर देगा, और हम PD को इस्तेमाल करके हम पूरी पांडास की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। तो अब पांडास की जगह हम सिर्फ PD लिखेंगे ना, तो ये काम हमारा वही होगा जो पहले हो रहा था, सही है। अच्छा, अब ये हेड का क्या काम है? डाटा डॉट हेड ये करेगा कि आपके पास जो फर्स्ट 5 रोज है उसको शो कर देगा। अगर मैं सिर्फ डाटा कॉल करता हूँ तो ये मुझे ना बहुत सारी रोज शो करेगा,
5 सारी रोज शो कर देगा एक साथ। हमारे पास 800 रोज है और 13 कॉलम्स है ना, तो ये सारी रोज शो कर देगा। मुझे सारी रोज नहीं देखनी, मुझे सिर्फ 5 रोज देखनी है, मुझे टॉप की रोज देखनी है, तो मैंने डाटा डॉट हेड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ये भी बता सकता हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट 10 रोज देखनी, तो ये मैं ऐसे बताऊंगा n = 10, तो ये मुझे फर्स्ट 10 रोज दिखा देगा। अच्छा, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? अच्छा, शॉर्ट ऑप्शंस आ रहे हैं, ये इसका तरीका ये सब दिखा देता हूँ। td डॉट डॉट करके आप टैब दबाएंगे ना, अपने कीबोर्ड के ऊपर टैब है, वो दबाएंगे तो आपके पास ये इंटेलिजेंस चल जाएगा। इंटेलिजेंस ये है कि आपको ये चीज़ें बता देगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, आप वो चीज़ों में से यूज़ कर सकते डायरेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म तरीका सही है। अच्छा, अगर आपको नीचे के लास्ट के एलिमेंट्स देखने तो आप डाटा डॉट टेल लगाएंगे और वैसे ही आखिरी के 5 दिख जाएंगे। अगर आपको आखिरी के 5 ही देखना है, आखिरी के आपको 15 देखना है, तो n = 15 और आपको लास्ट के 15 दिख जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पांडास के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। एक है आपके पास इन्फो का फंक्शन। अब इन्फो का फंक्शन आपका क्या करता है कि आपको ना ये बता देगा कि कितने रोज हैं आपके पास, सही है। एक हर कॉलम बता देगा, हर कॉलम के पास कितने रोज हैं, और आपको बता देगा कि उस रोज में कितनी एम्प्टी वैल्यूज हैं, और उसकी टाइप बता देगा कि उस रो की टाइप क्या है, कि उस कॉलम के अंदर, उस रो में, उस कॉलम के अंदर जो आपके पास डाटा है वो किस टाइप का डाटा है। जैसे आपके पास पहला कॉलम है नेम का, उसके अंदर 800 नॉन नल है। नॉन नल मतलब सारे फिल्ड हैं, एक भी खाली नहीं है, सही है। और उसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग होगा या कुछ भी होगा। वैसे ही टाइप 1 का भी सेम ही तरीका है, टाइप 2 भी। अब हमारे पास टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर लिखा हुआ है कि 414 नॉन नल, सही है। तो अब हमारे पास कितने नल हुए? 414 अगर नॉन नल है तो हमारे पास कुछ 300 करके कुछ होंगे, वो हमारे पास नल होंगे, नल वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो हम आगे देखते हैं कि हम नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं आगे दिखा दूंगा। अब एक डाटा डॉट इन्फो का तरीका था हमारे पास, एक तरीका है डाटा डॉट डिस्क्राइब का। यहाँ पे आपको बेसिक स्टैटिस्टिकल वैल्यूज पता चल जाएंगी, काउंट पता चल जाएगा कितने हैं, वैल्यूज कितनी है टोटल, और मीन पता चल जाएगा भाई मिडिल वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता चल जाएगी, मिनिमम पता चल जाएगा 25%, 50%, 75% के भाई 25% वैल्यूज कौन सी है, 50% वैल्यूज कौन सी है, 75% वैल्यूज कौन सी है, और मैक्सिमम पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। बेसिक स्टैटिस्टिकल वैल्यूज। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह नहीं पूछेगा ये, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन स्टैटिस्टिक्स में, सही है। अच्छा, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, टेंशन नहीं लीजिएगा अगर इसके बारे में नहीं पता तो, क्योंकि ये यूज़ में अभी हम यूज़ नहीं करने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को। अच्छा, डिस्क्राइब के अंदर ना आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना, उसकी बेसिक जो चीज़ें होती है, काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी हर कॉलम की, सही है। हर कॉलम की आपको पता चल जाएगी। अब जिस कॉलम के अंदर इंटीजर वैल्यूज है ना, उसकी पता चलेगी ऑब्वियसली। अब मैक्सिमम मीन वगैरह तो हम स्ट्रिंग के अंदर तो हम निकाल ले सर, जैसे ये हमारा नेम का कॉलम है तो इसके अंदर हम, अब मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो हमारे पास जो इंटीजर कॉलम्स है ना वो उसकी सिर्फ वैल्यूज दिखाएगा, सही है। अच्छा, अब एक तरीका हम देख लेते हैं वैल्यू काउंट्स का, कि मुझे पता चले कि भाई मेरे पास इस चीज़ के कितने मेरे पास वो हैं, तो डाटा मैंने लिखा टाइप 1, सही है। अब उसके ना मेरे पास कितने वो हैं,
अब मेरे पास इस टाइप के पर्टिकुलर कितने पोकेमॉन्स मेरे पास अवेलेबल है, ये वैल्यू कहाँ से मुझे पता चलेगा। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइप 1 के अंदर वाटर के मेरे पास 112 है, नॉर्मल 98 है, ग्रास वाले हैं मेरे पास 70, बग वाले हैं मेरे पास 69, साइकिक है 57 और वैसे ही एसेट्रा एसेट्रा। सही है, तो ये वैल्यू काउंट वाले तरीके से हमें पता चल गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना जिसका डिफेंस सबसे ज़्यादा हो, इंटरनेट कनेक्टेड है, जिसका डिफेंस सबसे ज़्यादा हो वो मेरे पास टॉप के ऊपर आए। सही है, या तो बल्कि जिसका डिफेंस सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हो मेरे पास टॉप के ऊपर आए, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मेरे पास लास्ट के ऊपर आए। ये मैं चाह रहा हूँ। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि डिफेंस डाटा, डिफेंस वाले कॉलम को हमने लिया, सही है, और सर OBS स्टूडियो डिस्कनेक्टेड। अब हमारे पास है पांडास का एक फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज का। ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये डाटा मैंने कैगल से डाउनलोड किया था और अपने पास फिर मैंने इंपोर्ट करवाया, ऐसे रीड करवा के अपने पास डाउनलोड किया मैंने ये डाटा को, और यहाँ पे pd.read csv के तरीके से मैंने ये रीड करवाया डाटा। ऐसे आ रहा है मेरे पास डाटा। अच्छा, सॉर्ट वैल्यूज का मेरे पास एक फंक्शन है, सही है, डाटा डिफेंस डॉट सॉर्ट वैल्यूज। अब मुझे क्या सॉर्ट करवाना है? सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा, सही है, तो मुझे सॉर्ट करवाना है अपना डिफेंस का। बल्कि ऐसे डिफेंस सॉर्ट करवाना है और उसकी डिफेंस सॉर्ट करवाना है। अब देखो, अब डिफेंस 5 वाला सबसे ऊपर आ गया, जो 5 सबसे कम डिफेंस था ना वो सबसे ऊपर आ गया, 10 15 15 और 230 डिफेंस वाला सबसे बॉटम के ऊपर आ गया। ये डिफेंस के ऊपर सॉर्टिंग हो गई है। सही है, ये मैंने किया कैसे कि डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज, डिफेंस को मैंने सॉर्ट करवा दिया। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं, डिफॉल्ट ये ऐसे सॉर्ट करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है ये, कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वो सबसे ऊपर आए, तो वो ऐसे होगा कि असेंडिंग इक्वल्स में फॉल्स कर दूंगा असेंडिंग को। अब असेंडिंग को जब मैं फॉल्स कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा सॉर्ट। मेरे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसका अटैक है वो सब स्ट्रॉन्गेस्ट जिसका डिफेंस है वो सबसे ऊपर आ गया, और फिर बाकी फिर कम होता जा रहा है, कम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये हो गया। हाँ, कॉलम नेम्स का ऑर्डर। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये हाई प्रायोरिटी पे एचपी को रखेगा, फिर डिफेंस को रखेगा। हाई प्रायोरिटी पे एचपी आ गया, फिर डिफेंस आएगा प्रायोरिटी के ऊपर। सही है, तो इस हिसाब से ये सॉर्टिंग करेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एचपी जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो, लेकिन डिफेंस मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? हाँ, अब ये देखो, ये ऐसे होगा असेंडिंग। अब मैंने पहले भी लिस्ट ही पास की थी ना, फिर से लिस्ट पास कर दे। पहले एचपी है, एचपी मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ट्रू, और डिफेंस मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो फॉल्स। सही है, ये मैंने कर दिया। तब डिफेंस मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा और एचपी मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा। अब ऑब्वियसली बात है, एचपी को हम ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो इसलिए एचपी पहले सॉर्ट होगा और उसके हिसाब से डिफेंस हमारे पास सॉर्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफेंस को ऊपर रख दूँ, ऐसे कर लेते हैं, मुझे एचपी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही है, और मुझे चाहिए अपना डिफेंस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो ये चीज़ ऐसे पॉसिबल होगी। एचपी आ गया मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर और डिफेंस मेरे पास है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हाई प्रायोरिटी पे हमारे पास एचपी है, तो उस बेसिस के ऊपर डिफेंस का थोड़ा सा सॉर्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई होगी,
क्योंकि एचपी को पहले प्रायोरिटी मिल रही है फिर डिफेंस को मिल रही है। सही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई ये ऊपर नीचे क्यों हो रही है डिफेंस के अंदर, क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है। हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी एचपी है, सबसे पहले एचपी सही से सॉर्ट होगा, फिर उसके बेसिस के साथ डिफेंस सॉर्ट होगा। जहाँ पे सिमिलर वैल्यूज यहाँ पे आ नहीं रही ना, कि मैं आपको दिखा दूँ सही से मेरे पास। अच्छा, ये चीज़ इस सिनेरियो के अंदर अच्छा आपके पास एक बीएमआई का चार्ट बना हुआ है, सही है। एक आपके पास एक डाटा सेट है बीएमआई का, डिफरेंट नेम्स के साथ एक बीएमआई का चार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास सेम नेम्स भी हो सकते हैं, सही है। आपको सॉर्टिंग करवानी है बीएमआई के ऊपर, और आपको हाइट के ऊपर भी सॉर्टिंग करवानी है। अब सेम बीएमआई है लेकिन हाइट डिफरेंट है दो लोगों की, तो अब यहाँ पे आपके पास ये सॉर्टिंग का काम आ सकता है कि आप चाह रहे हो कि भाई जहाँ जहाँ भी बीएमआई सेम हो, लेकिन जो बड़ी हाइट वाला है वो ऊपर आए और जो छोटी हाइट वाला बंदा है वो नीचे आए। तो उस हिसाब से ये चीज़, ये जो हमने यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल की है वो काम आ सकती है कि जहाँ वैल्यूज सेम होगी ना, तो वहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी को देखेगा कि अब एचपी की वैल्यू, अब यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास 450 3 दफ़ा आ रही है, ये भी 450 है, ये वाला भी 450 है, और ये वाला भी 450 है, सही है। सॉरी 250, ये 250 एचपी, इसकी भी एचपी 250 है, और इसकी भी एचपी 250 है। अब ये तो तीन साथ ही शॉर्ट होंगे, एक बाद एक आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे डिफेंस को मैंने ट्रू किया हुआ है, मतलब डिफेंस अगर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, तो अब डिफेंस मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे 5, 45 और 58 होगा अगर ये 450 वैल्यूज होती तो, सॉरी 250 वैल्यूज होती तो, अगर ये तीनों। अब यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ ये बता नहीं सकता। तो इस सिनेरियो में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं एचपी डिफेंस को एक साथ। तो ये ऐसा हो सकता है कि 3 वैल्यूज पास कर दें यहाँ पे आप, और एचपी क्या बोला, एचपी अटैक और डिफेंस ना, यहाँ पे 3 वैल्यूज पास कर दी, अटैक ये रही। अब 3 एचपी अटैक और डिफेंस के बेसिस के ऊपर ये सॉर्ट करेगा वैल्यूज को। सबसे पहले एचपी को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर अटैक को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डिफेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा, अब एक हम अप्लाई का मेथड पढ़ लेते हैं, सही है। अब देखो ये कैसे होगा। अब मैं अटैक के बेसिस के ऊपर मैं चीज़ों को सॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ, सही है। सॉर्ट नहीं बल्कि मैं कॉलम ऐड कराना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आ गए फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर। इस चीज़ को हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, सही है। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग हम करेंगे कॉलम ऐड। ऐड कॉलम, सही है। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास है पहले से 13 कॉलम। नेम है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टोटल है, एचपी है, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, स्पीड, जनरेशन और लेजेंडरी, सही है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करवाना चाह रहा हूँ अटैक हाई और अटैक लो का, सही है। जिसका अटैक हाई हो वो उसका लिखा हुआ आ जाए अटैक हाई, और जिसका अटैक लो हो उसका लिखा हुआ आ जाए अटैक लो। जैसे कि अब मैं अगर विजुलाइज करवाना चाहूँ तो ऐसे होगा कि तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो, डाटा अटैक डॉट मीन, सही है। अब मेरे पास मीन के अंदर 79 आ रहा है, सही है। तो अब जिसका भी अटैक 79 से ऊपर होगा तो वो हाई अटैक है, उसका अटैक पावर हाई है, सही है। और जिसकी अटैक पावर 79 से बिलो है उसकी अटैक पावर लो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक
कॉलम ऐड हो इस नेम से, किस नेम से, इस नेम से, अटैक हाई लो, सही है। और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स, हाँ उसके एट्रीब्यूट सिर्फ दो होंगे, ये दो, एक होगा अटैक हाई, सही है, और दूसरा होगा अटैक लो। सही है। एक अटैक हाई का मैं एक कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम ऐड होगा यहाँ पे, ऐड होगा यहाँ पे इस टाइप के अंदर एक कॉलम ऐड होगा, सही है, लेजेंडरी के बाद, और उसकी दो उसके अंदर वैल्यूज होगी डिलीवरी हर पोकेमॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक अटैक हाई की और एक अटैक लो की। अब अटैक लो तब होगा जब 79 से कम होगा, सही है, और अटैक हाई तब होगा जब 79 से ज़्यादा होगा, सही है। तो अब ये मैंने बना लिया है, अटैक मीन का मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, सही है। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ df set अटैक के नाम से, सही है, जो कि सिर्फ एक वैल्यू लेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो लेस है HP मीन से, HP क्या, वो लेस है अटैक मीन से, सही है। अगर वो वैल्यू लेस है अटैक मीन से तो रिटर्न सिर्फ मेरे पास हो जाए अपना अटैक हाई, एल्स मेरे पास रिटर्न हो जाएगा अटैक लो। ये सिर्फ एक फंक्शन बनाया मैंने, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ इसके पास वैल्यू आएगी, सही है। वैल्यू अगर अटैक मीन से लेस होगी तो, अगर वैल्यू अटैक मीन से लेस होगी तो अटैक लो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, और अगर वैल्यू अटैक मीन से ज़्यादा हुई तो अटैक हाई यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अब इस फंक्शन को हम इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, अब मैं कॉलम कैसे ऐड करूँगा। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है, अभी ये ना सोचिए कॉलम ऐड कैसे होगा वगैरह वगैरह, ये फंक्शन सबको क्लियर है। अब हमें चाहिए कि इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ऐसे होगा कि मैंने एक कॉलम बनाया। अच्छा ये बात सबको तो पता है ना कि कॉलम कैसे ऐड होता है। कॉलम ऐसे ऐड होगा कि मैंने यहाँ पे जो कॉलम मुझे ऐड कराना है वो वैल्यू दी मैंने यहाँ पे अटैक हाई लो के नाम से मुझे कॉलम ऐड करवाना है, सही है। रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब ये है कि जो वैल्यू, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन को। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास अटैक की वैल्यू आई है 50, जो 50 वैल्यू आई वो अटैक से लेस है ना, अटैक मीन से लेस है, तो वो अटैक लो रिटर्न कर देगा बस। अब मैं समझा दूँ ये कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, सिर्फ फंक्शन समझ ले, काम क्या हो रहा है ये चीज़ समझ ले, सिर्फ रिटर्न वगैरह को छोड़ दे, सिर्फ ये चीज़ समझ ले। अगर वैल्यू अटैक मीन से लेस होगी तो वो अटैक लो रिटर्न कर देगा, मतलब अटैक लो आंसर होगा, सही है। और अगर ज़्यादा हुई अटैक मीन से तो अटैक हाई आपके पास आंसर होगा। अभी सिर्फ यही समझो। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे डाटा लिया, अब डाटा के अंदर मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, मेरे पास कौन मेन क्या है, मेन अटैक है ना, जिसके बेसिस के ऊपर मुझे करवानी है सारी चीज़ें, अटैक वाला लिया। और अब एक अप्लाई का फंक्शन है, पांडास का एक अप्लाई का फंक्शन है, वो क्या करेगा, जो आपके पास फंक्शन पहले से बना हुआ होगा उसको डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर देगा, सही है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि अटैक से सारी वैल्यूज आएगी, सही है। पहली वैल्यू आई अटैक से, अटैक की पहली वैल्यू आई है मेरे पास 90, सही है। फॉर एग्जाम्पल 90 वैल्यू है मेरे पास अटैक की पहली। अब 90 वैल्यू सेट अटैक के अंदर गई, 90 वैल्यू यहाँ पे आई, वैल्यू 90 से रिप्लेस होगी, और वैल्यू जो है वो लेस देन अटैक मीन है,
तो अटैक लो रिटर्न हो जाएगा। अटैक लो रिटर्न होगा, ये अटैक लो एक स्ट्रिंग है, सही है। अब समझे अब बात, अटैक लो मेरे पास रिटर्न हुआ, ये चीज़ रिटर्न हुई, बट अटैक लो रिटर्न होगा जो वो अटैक हाई के अंदर यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। जो मेरे पास जो पहला आया था ना अटैक का पहला जो 90 जो मेरे पास आया था, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाके ऐड हो जाएगा अटैक हाई लो के अंदर, अटैक हाई के साथ, क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है तो वो अटैक हाई रिटर्न होगा मेरे पास। अब 90 79 से बड़ा है, सही है, तो वो अब वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं अब इस चीज़ को। वैसे ही एक बार और इटरेशन होगी, वो सेकंड वैल्यू पे जाएगा अटैक की 55। अब 55 पे गया, 55 अब यहाँ पे जाएगा, 55 इज लेस देन अटैक मीन, तो अटैक लो रिटर्न होगा। अटैक लो रिटर्न हुआ तो वो स्ट्रिंग अटैक हाई लो के अंदर कॉलम के अंदर कॉलम की वैल्यू आ जाएगी सेकंड रो के अंदर, सही है। तो अब देखो ये कॉलम मैंने ऐड किया और ये हम अब देखते हैं। सही है, और देखो हमारे पास कॉलम ऐड हो चुका होगा अटैक हाई लो। देखिए अब ये हो कैसे रहा है, एक और बार में समझा देता हूँ। अटैक के अंदर 49 अटैक है, 49 है। अब 49 अटैक सेट अटैक के अंदर जाएगा, 49 इज लेस देन 79, ऑब्वियसली बात है, तो वो अटैक लो रिटर्न करेगा। अब अटैक लो रिटर्न करेगा तो वो अटैक हाई के अंदर, क्योंकि पहली वैल्यू थी तो पहली वैल्यू के अंदर जाके वो इस अटैक हाई लो वाले कॉलम में पहली वैल्यू के अंदर जाके वो अटैक लो लिख देगा, सही है। और वैसे ही हर वैल्यू इसके साथ होगा। अब जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 160 फॉर एग्जांपल अटैक की वैल्यू 160 जाएगा इस फंक्शन के अंदर, वो टेस्ट करेगा अटैक मीन से छोटी है अटैक मीन से बड़ी है वैल्यू। वो अब अटैक मीन से ऑब्वियसली बड़ी है क्योंकि 160 तो बड़ा है, तो वो अटैक हाई रिटर्न करेगा। अटैक हाई मेरे पास रिटर्न होके अब यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा अटैक हाई लो वाले फंक्शन के अंदर, सही है। अच्छा अब अगर इक्वल है वैल्यू तो अब हम एक लगा देते हैं एक और, ये अच्छा सवाल था। अगर वैल्यू इक्वल हुई, वैल इक्वल इक्वल्स अटैक मीन, सही है। अगर वैल्यू इक्वल अटैक मीन की हुई तो अटैक न्यूट्रल, सही है। अगर वैल्यू इक्वल हुई तो ये अटैक न्यूट्रल रिटर्न कर देगा। पैरामीटर वैल के अंदर अब देखिए ना, ये अप्लाई हो रहा है ना। अप्लाई का फंक्शन ये है कि जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ होगा उसको कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देगा, कॉलम के ऊपर उस फंक्शन को यूज़ करेगा। तो कॉलम के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो सेट अटैक के अंदर जाएगी, क्योंकि अप्लाई का फंक्शन ये वाला फंक्शन सेट अटैक वाला जो फंक्शन है मेरे पास वो यूज़ कर रहा है ना अटैक के ऊपर, अटैक वाला कॉलम के ऊपर। तो हर वैल्यू बार बार जाएगी इस सेट अटैक के अंदर और वो डिटरमाइन करेगा लो है न्यूट्रल है या हाई, और वो रिटर्न कर देगा और उस वैल्यू के ऊपर जाके कॉलम नया ऐड हो जाएगा। एक असाइनमेंट आपका ये है कि आपको HP और स्पीड के ऊपर सिमिलर फंक्शन बनाना है। जैसे ये फंक्शन बनाया था ना सेट अटैक का मैंने, वैसे एक सिमिलर फंक्शन बनाना है और एक कॉलम ऐड करवाना है स्पीड हाई लो का और अपना HP हाई लो का, सही है। अच्छा अब एक और मैं टॉपिक आपको कवर करवा देता हूँ, ग्रुप बाय का, पांडास का ग्रुप बाय का। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा ये ग्रुप बाय का टॉपिक एंड करके मैं फिर रिव्यू करवा दूंगा। अच्छा ग्रुप बाय करता क्या है, ग्रुप बाय ये करता है कि आपको ना ये जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं वो उसको आपस में ग्रुप कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 1 के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि ग्रास बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, वैसे ही फायर भी बहुत सारे होंगे, साइकिक भी होंगे और रॉक भी होंगे टाइप्स, जैसे कि हमने पहले देखी थी वैल्यू काउंट्स के अंदर। तो ये रही वाटर की 112 टाइप्स थी, ग्रास की 70 टाइप्स, बग की 69, साइकिक की 57 वैसे। तो अब देखते हैं कि अब ग्रुप बाय कैसे करेगा इसको। अब हम देते हैं डाटा डॉट ग्रुप बाय, सही है। हम उसका पैरामीटर दे रहे हैं किसका, टाइप 1 का, सही है।
डॉट समय चलो मैं दिखा रहा हूँ। डाटा डॉट ग्रुप बाय टाइप 1 और वैल्यू काउंट्स। सबर यार, अच्छा ये देखिए ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने अब ग्रुप्स को विजुलाइज करने के लिए डाटा सेट के अंदर ये क्लियरली शो नहीं कर रहा, तो ये मैं आपको समझा नहीं पा रहा ये कैसे ग्रुप कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप्स का फंक्शन कॉल किया है, इसका एट्रीब्यूट। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 800 रोज थी, ये ट्रिम होके 89 रोज के ऊपर आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हो ये रहा है कि आपको जो टाइप्स है ना, वो जो टाइप्स की सिमिलर टाइप्स थी उन सबको उसने एक लिस्ट में बना दिया है, सही है। अब मेन टाइप जो है हमारे पास, मेन टाइप हमारे पास है टाइप 1 मेन कॉलम, और उसके साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रोज हमारे पास बना दी है। तो ये ग्रुप हो गया टाइप 1 के बेसिस के ऊपर। हमारे पास सिर्फ बग की पहले सबसे पहले शो होगी, बग की सिर्फ एक ही रो होगी, और वैसे ही ग्रास की हमारे पास सिर्फ एक ही रो होगी, और उसके बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि भाई इसके अंदर क्या कहते हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये फला फला वैल्यूज़ है, सही है। तो ग्रुप बाय का फंक्शन ये करता है कि आपको सिमिलर वैल्यूज़ एक साथ ग्रुप कर देगा। जो ग्रास की जो वैल्यूज़ होंगी वो एक साथ ग्रुप हो जाएगी, बग की जो आपने यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बग की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी एक साथ ग्रुप हो गई हैं। ये जो 604 वगैरह आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ें, ये इंडेक्स है, ये वाले इंडेक्सेस के ऊपर बग की वैल्यू थी, मतलब बग टाइप वाले पोकेमॉन्स थे, और उसको हमने एक साथ कर दिया, एक लिस्ट बना दिया। वैसे ही डार्क, वैसे ही ड्रैगन, और आप देख इलेक्ट्रिक, फाइटिंग, घोस्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रुप बाय का काम है। अब ग्रुप बाय को हम थोड़ा डिटेल में
और इसकी सही से एक्सप्लेनेशन और थोड़ी डिटेल के अंदर वो हम नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ग्रुप बाय के साथ LOC भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ILOC भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और नमपाई भी, और थोड़ी सी विजुअलाइजेशन भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं दिखा दूंगा पांडास के जरिए कि भाई ये ग्रुप बाय वगैरह ये तो हम सिर्फ काम देख रहे हैं ना, इसका मेन मकसद क्या है। मेन मकसद हम विजुअलाइजेशन के अंदर ये सारा काम करवाते हैं। ये जो भी काम मैंने किया ये विजुअलाइजेशन के अंदर हेल्प करे और डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करे, इसलिए हम ये सारा काम करवाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी विजुअलाइजेशन को भी हम टच कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब रिव्यू कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, तो आज की क्लास हमने ये पढ़ा कि भाई कैगल से डाटा सेट कैसे हम डाउनलोड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डाटा सेट लिया, डाटा सेट में गए, अब यहाँ पे मुझे ये ओमाइक्रॉन डेली केसेस बाय कंट्री ये डाटा सेट है मेरे पास। ये मैंने डाटा सेट यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड होगा। सही है। अब मैं इसको जाके मेरे फोल्डर के अंदर जाके कॉपी करके पेस्ट करूँगा। डाउनलोड मेरे पास होगा डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड से मैंने कॉपी किया, उसको मैं अपने एनाकोंडा के एनवायरनमेंट के अंदर जाके सेव करूँगा। अब एनाकोंडा का एनवायरनमेंट हमेशा यूजर्स और यहाँ पे जाके एनवायरनमेंट होता है। अब जहाँ पे भी आपकी पांडास की जुपिटर की फाइल बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जाके मेरी फाइल को पेस्ट कर दिया। सही है। और उसको फिर मैंने ऐसे रीड करवाया, किधर गया अपना, इधर मैंने pd डॉट इम्पोर्ट की पांडास को SPD के जरिए। सही है। pd डॉट रीड CSV मैंने करवाई, और इस पर क्या हुआ कि जो मेरे पास रूट फोल्डर के अंदर ये जो CSV थी वो उसने रीड कर दिया, उसने डाटा फ्रेम बना दिया पांडास का, डाटा के अंदर एक डाटा फ्रेम बना दिया। डाटा फ्रेम क्या चीज़ है? डाटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट है जो कि पांडास डील करता है। CSV हो, हमारे पास एक्सेल फाइल हो, किसी भी हो, वो डाटा फ्रेम में जाके स्टोर करेगा और उस हिसाब से वो उसको फिर मैनिपुलेट करेगा। जो भी हम करवाएंगे टास्क को डाटा फ्रेम के अंदर जाके परफॉर्म करवाता है। सही है। डाटा डॉट हेड हमने पढ़ा कि फर्स्ट वैल्यूज टॉप वैल्यूज को मैं देखना हो तो डाटा डॉट हेड से देखेंगे, बॉटम वैल्यूज को मैं देखना हो तो डाटा डॉट टेल से देखेंगे। वैसे ही हमने एक इन्फो का पढ़ा कि हमें बता देगा कि कौन नल वैल्यूज़ कहाँ पे और नॉन नल वैल्यूज़ कौन कौन सी कितनी मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डाटा डॉट इजनल डॉट सम। ये मुझे बता देगा कि कौन से कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद है। इजनल मतलब कितनी नल वैल्यूज़ है। नेम के अंदर एक भी नहीं है, टाइप 1 के अंदर एक भी नहीं है, टाइप 2 के अंदर 386 नल वैल्यूज़ है। जैसे कि आपने देखा ना ऊपर कि 414 नॉन नल है तो 386 नल वैल्यूज़ है। और हमने फिर पढ़ा डाटा डॉट डिस्क्राइब का मेथड पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू, अगर टोटल वैल्यूज़ हमें काउंट करनी हो तो कैसे पता चलेगा कि इस ब्लॉक के अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने उस कॉलम के वैल्यू काउंट्स वाले मेथड से हमने ये चीज़ पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे, 2-3 कॉलम्स की सॉर्टिंग करनी है वो कैसे करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में करनी है वो कैसे करेंगे, कॉलम ऐड करना हो कैसे करेंगे, और एक फंक्शन को अप्लाई करके कॉलम ऐड कराना वो कैसे करेंगे, वो भी हमने देखा। और इसके बेसिस के ऊपर मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दिया है, कॉलम ऑफ स्पीड हाई लो और HP हाई लो का एक असाइनमेंट भी आपका। और डाटा डॉट ग्रुप बाय हमने सिर्फ देखा है, थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये होगा, अगर मैं सिर्फ डॉट इज नल करूँगा ना तो ये मुझे बार बार एक ही वैल्यू को बार बार दिखाता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिखाएंगे। अच्छा देखें, ये मुझे ये डाटा फ्रेम शो कर दिया इसने मुझे, फॉल्स 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 फॉल्स। जहाँ पे भी वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू आएगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो इसको सिर्फ एक डायरेक्टली देखने के लिए कि भाई कौन सी वैल्यू मिसिंग है, इसको मैंने सम करके मैंने शो कर दिया यहाँ पे ऐसे। सही है। तो सम ये कर रहा है कि सारी वैल्यूज़ को सम कर रहा है और बता रहा है कि भाई कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज़ है, कहाँ जहाँ जहाँ नल होगा वो उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। और यहाँ पे 386 नल वैल्यूज़ हैं, तो सम ये काम कर रहा है।
आपका जुपिटर का एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सही है, अल्लाह हाफिज़। ओके क्लास, सो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास के बिहाफ में चीज़ें समझ में आ गई। ऑब्वियसली देखें, हमारी कोशिश आप लोगों को इसी तरीके से करवाने की है कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए मीनिंगफुल रहे। सही है। अच्छा, वो मीनिंगफुल कैसे रहेगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान थिंग्स अप इन अ प्रॉपर वे, ताकि आप लोग अच्छे और बेहतर अंदाज में सीख सकें। ठीक है, तो हमने उसी तरीके से चीज़ों को प्लान आउट किया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द सेम enthusiasm so that you people can ultimately get the best out of it. हम इस कोशिश को बरकरार रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि होगा ये कि अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी, एंड इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू मिस दैट पर्टिकुलर थिंग, तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बेटर अप्रोच ये है कि यू पीपल जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम, सो दैट अल्टीमेटली यू कैन गेट टू द लेवल और यू कैन गेट नियर बाय टू द सक्सेस। सही है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, जब भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें तो एक चीज़ बहुत कॉमन है एंड बहुत ऑब्वियस है, एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस, राइट? So you need to do this thing, and as per that you people will be able to get to the next level. I wish, I hope, and I expect that you people are definitely going to stand to our expectation. अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।